हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण विधियों के 30 रामबाण प्रश्न, जो कि रीट पात्रता परीक्षा प्लस थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा, इसके साथ ही विभिन्न शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप इन 30 प्रश्नों को हल कीजिए तथा अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, रचना शिक्षण में चित्र वर्णन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रचना शिक्षण में चित्र वर्णन विधि का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 3 उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रचना शिक्षण में चित्र वर्णन विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य हैं, एक विकल्प उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उसकी आपको पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है, छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करता है। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना। तीसरा ऑप्शन है, अभिनय में निपुणता प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। बताइए दोस्तों, कौन सा उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अभिनय में निपुणता प्रदान करना उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। तीसरा ऑप्शन है, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, गणित विषय के शिक्षण कार्य को आसान और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निम्न में से शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यक्रम की वार्षिक योजना तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2 गणित विषय की विषय वस्तु का ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गणित विषय के शिक्षण कार्य को आसान व सुव्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए। उसे पाठ्यक्रम की वार्षिक योजना तैयार करनी चाहिए, उसे गणित विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए तथा अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं। ऑप्शन नंबर 1 गिलबर्ट, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर,
ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 क्राउडर। बताइए दोस्तों, गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक गिलबर्ट हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक बीएफ स्किनर हैं। कंप्यूटरीकृत अभिक्रमित अनुदेशन के जनक लॉरेंस स्टाइलिरो एंड डेनियल डेविस हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के किस अधिगम सिद्धांत में अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए दोहराया जाता है? हमें बताना है कि ऐसा अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा ज्ञान को स्थायी किया जा सकता है तथा उसमें ज्ञान को दोहराया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 विभाजन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 चयन का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आवृत्ति के सिद्धांत के द्वारा अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है ऑप्शन नंबर 1 सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर 2 सीखने के समान आकलन, ऑप्शन नंबर 3 सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर 4 सतत एवं व्यापक आकलन। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। स्वयं के द्वारा स्वयं का आकलन सीखने के समान आकलन कहलाता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, सुनने के लिए आवश्यक तत्व एवं आधार हैं। ऑप्शन नंबर 1 भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों एवं शब्दों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 मूल ध्वनियों और ध्वनि समूहों में अंतर करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर 3 अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी सुनने के लिए आवश्यक तत्व एवं आधार हैं। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प सत्य हैं, 1 विकल्प असत्य है, उसका हमें पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 भाषाई कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर 2 मातृभाषा शिक्षण में सुनने और बोलने के कौशल का विकास एक साथ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 लिखित रचना के पहले मौखिक रचना करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 मातृभाषा शिक्षण में चारों भाषाई कौशलों का विकास एक साथ करना चाहिए। बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। मातृभाषा शिक्षण में चारों भाषाई कौशलों का विकास एक साथ नहीं होता है। बाकी तीनों विकल्प सत्य हैं। लिखित रचना से पहले हमें मौखिक रचना करनी चाहिए तथा मातृभाषा शिक्षण में सुनने और बोलने के कौशल का विकास एक साथ करना चाहिए। और भाषाई कौशल ये चारों हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विषयों की व्यापकता, ऑप्शन नंबर 2 उपकरणों की व्यापकता, ऑप्शन नंबर 3 दायरे की व्यापकता, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नों की व्यापकता। बताइए दोस्तों, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रश्नों की व्यापकता सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों में तार्किक शक्ति का विकसित करना, यानी कि छात्रों में तार्किक शक्ति को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 रटने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 सूत्र याद करने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न हल करने की क्षमता विकसित करना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में तार्किक शक्ति को विकसित करना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की किस शिक्षण विधि में पाठ्य सामग्री के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विश्लेषण विधि में, ऑप्शन नंबर 2 प्रयोगशाला विधि में, ऑप्शन नंबर 3 आगमन विधि में, ऑप्शन नंबर 4 संश्लेषण विधि में। बताइए दोस्तों, कौन सी विधि ऐसी है जिसमें छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संश्लेषण विधि में पाठ्य सामग्री के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एकाकी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 उपयोगी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 अनुपयोगी प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रकार की प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय में सहायक सामग्री फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तक में चित्र दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमबद्ध दर्शाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 चित्र या चार्ट बनाने में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन विषय में सहायक सामग्री फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फ्लैनल बोर्ड का उपयोग चित्र के विभिन्न भागों को क्रमबद्ध दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय में प्राथमिक स्तर के बालकों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ कौन सा तरीका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 2 गृह कार्य, ऑप्शन नंबर 3 योगात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर 4 आवधिक परीक्षाएं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो
पर्यावरण अध्ययन विषय में प्राथमिक स्तर के बालकों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कथन असत्य है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ये तीनों कथन सत्य हैं तथा ऑप्शन नंबर 2 कथन असत्य है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पठन शिक्षण में पठन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 3 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार हैं। बताइए दोस्तों, पठन शिक्षण में पठन के कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पठन शिक्षण में पठन के 2 प्रकार हैं, सस्वर और मौन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको बतानी है यह परिभाषा किसने दी। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय हैं, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िए के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन नंबर 1 पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर 2 MP मुफात का। ऑप्शन नंबर 3 EV वेस्ले का। ऑप्शन नंबर 4 रायवर्न का। बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यह कथन पंडित सीताराम चतुर्वेदी का है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष की सह उद्देश्य यात्रा करना कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 घूमना। ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्रीय भ्रमण। ऑप्शन नंबर 3 पर्यटन। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? किसी क्षेत्र विशेष की सह उद्देश्य यात्रा करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर घटनाक्रम तथा हास्य बताना किस योग्यता को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 सुनने की योग्यता को। ऑप्शन नंबर 2 बोलने की योग्यता को। ऑप्शन नंबर 3 पठन की योग्यता को। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, चित्रों को देखकर घटनाक्रम तथा हास्य बताना किस योग्यता को स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह पठन की योग्यता को स्पष्ट करता है। चित्रों को देखकर घटनाक्रम तथा हास्य बताना चित्र पठन है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सभी प्रश्न किसी न किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा यह सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में 80% प्रश्न
पूर्व में पूछे गए प्रश्न ही होते हैं, उन्हें ही बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर यह प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगते हैं या फिर आप इन प्रश्नों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तक का आकार, ऑप्शन नंबर 2 मुख्य पृष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 जिल्द, ऑप्शन नंबर 4 प्राक कथन। बताइए दोस्तों पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष प्राक कथन है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बतानी है यह परिभाषा किसकी है। एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक पाठ्यपुस्तक है। यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, यह कथन गुड़ का है या क्रोनबेक का है या बेकनपाल का है, यह इनमें से किसी का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पाठ्यपुस्तक की यह परिभाषा गुड़ ने दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। बताइए दोस्तों वह किस प्रकार का परीक्षण कहलाएगा यदि वह जिसके लिए बनाया गया है और वह उसी की पूर्ति करता है? क्या वह वैध परीक्षण कहलाएगा या फिर वह विश्वसनीय परीक्षण है या फिर वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण है या फिर वह विषयपरक परीक्षण है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह वैध परीक्षण कहलाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, गणित में अभ्यास कार्य का उद्देश्य होता है, यानी कि गणित में अभ्यास कार्य का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर 1 गणितीय सूत्र सिद्धांत नियम के व्यावहारिक प्रयोग में दक्ष होना, ऑप्शन नंबर 2 आत्मविश्वास में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर 3 गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों गणित में अभ्यास कार्य का उद्देश्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह चारों ही विकल्प गणित में अभ्यास कार्य के उद्देश्य को दर्शाते हैं। गणित में अभ्यास कार्य के द्वारा हम व्यावहारिक प्रयोग में दक्ष होते हैं तथा आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है तथा अभ्यास कार्य के द्वारा विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इनमें से 3 कथन असत्य हैं तथा 1 कथन सत्य है, हमें उसका पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 है गणित केवल अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ऑप्शन नंबर 3 आमतौर पर लड़कियां गणित विषय में कमजोर होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 कोई भी गणित सीख सकता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है, कौन सा विकल्प सत्य है? दोस्तों विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सत्य है कि कोई भी गणित सीख सकता है। बाकी के शुरुआती तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि गणित केवल अभ्यास से ही नहीं सीखा जाता, गणित के लिए और भी बहुत कुछ अत्यंत आवश्यक है और ना ही गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। और यह कथन भी गलत है कि आमतौर पर लड़कियां गणित विषय में कमजोर होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली गणित है। ऑप्शन नंबर 1 बीजगणित, ऑप्शन नंबर 2 ज्यामितीय गणित, ऑप्शन नंबर 3 अंकगणित, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली गणित कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंकगणित प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली गणित है। इसके साथ ही दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के परंपरागत साधनों में कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन नंबर 2 श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर 3 कहानी के माध्यम से शिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर। बताइए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के परंपरागत साधनों में कौन सा नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कंप्यूटर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के परंपरागत साधनों में नहीं आता है। बाकी तीनों पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, कहानी के माध्यम से शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के परंपरागत साधनों में आते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, एक बालक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, संबंधित समस्या किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर 1 दृश्य श्रव्य संबंधित समस्या है, ऑप्शन नंबर 2 गामक कौशल से संबंधित समस्या है, ऑप्शन नंबर 3 अवधान संबंधित समस्या है, ऑप्शन नंबर 4 भाषिक कौशल से संबंधित समस्या है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक बालक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है तो संबंधित समस्या अवधान संबंधित समस्या है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस उपागम में एक विशेष विधि पर बल न देकर विभिन्न विधियों से पर्यावरण सचेतना जागृत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 समस्या उपागम, ऑप्शन नंबर 2 सैद्धांतिक उपागम, ऑप्शन नंबर 3 बहुविषयी उपागम, ऑप्शन नंबर 4 पारिस्थितिक उपागम। बताइए दोस्तों, किस उपागम में एक विशेष विधि पर बल ना देकर विभिन्न विधियों से पर्यावरण सचेतना जागृत करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहुविषयी उपागम। इसमें एक विशेष विधि पर बल ना देकर विभिन्न विधियों से पर्यावरण सचेतना जागृत करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूचना संचार प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम करने की गति अधिक हो जाती है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 समय व श्रम की बचत होती है। ऑप्शन नंबर 3 यह ज्ञान हस्तांतरण का जटिल प्रक्रिया है यानी कि यह ज्ञान हस्तांतरण की जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 यह मानव रहित संप्रेषण है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कथन गलत है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की यह विशेषता नहीं है। बाकी की तीनों सूचना संचार प्रौद्योगिकी की विशेषताएं हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिगम करने की गति बढ़ जाती है तथा समय व श्रम की बचत होती है तथा यह एक प्रकार से मानव रहित संप्रेषण है। यह ज्ञान हस्तांतरण की जटिल प्रक्रिया नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कृपया उसे कमेंट में लिखें। थैंक यू।